आपको लगता है टू नेशन थ्योरी मतलब एक पाकिस्तान एक भारत, ऐसा नहीं है। टू नेशन थ्योरी का मतलब यह है कि एक ही देश में दो प्रधानमंत्री रहेंगे, एक हिंदुओं का एक मुसलमानों का, और इसी तरह से पूरा मंत्रिमंडल डुप्लीकेट रहेगा, एक हिंदुओं के लिए एक मुसलमानों के लिए। राष्ट्रपति दो रहेंगे। आज जो केरला में मुसलमान रहते हैं, कर्नाटका में रहते हैं, आंध्र प्रदेश, सब लोगों ने वोट किया था कि हाँ हमको अलग देश चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने वोट किया वो भारत में ही रह गए, क्योंकि उनको उनकी जायदाद छोड़ के उधर रिलोकेट होना पॉसिबल नहीं था। 88 to 90% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है, और इसलिए उनको क्या चाहिए, डीसीएम पद चाहिए, होम मिनिस्ट्री चाहिए, उनको रेवेन्यू मिनिस्ट्री चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके कम्युनिटी ने कांग्रेस को वोट किया है। जिस दिन इनकी लोक संख्या इतनी बढ़ेगी कि वो हक से बात कर पाएंगे, उस दिन वो आएंगे। इसी तरह से प्रेस मीट होगी, वो कहेंगे हमारी कम्युनिटी इतनी है, आप लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हो, हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, इसलिए हमको दूसरा देश चाहिए। कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि कर्नाटका में अब पाकिस्तान का आगाज हो चुका है। अब नया पाकिस्तान कर्नाटक के रूप में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैंने ये टाइटल आज के पॉडकास्ट को क्यों दिया है, और जब मैं आपको आराम से चीज़ एक्सप्लेन करूंगा तो आप भी समझ जाएंगे। पॉडकास्ट की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले माफ़ी मांगनी है बहुत ही दिल से। मैंने इस इलेक्शन में कुछ प्रेडिक्शंस किए थे, लेकिन मेरे सारे के सारे प्रेडिक्शंस गलत हो गए। कुछ प्रेडिक्शंस सही हो चुके हैं, लेकिन उनका क्रेडिट मैं बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता। मेरे प्रेडिक्शंस गलत थे, ये मानना पड़ेगा। बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी ये मुझे पता था, लेकिन बीजेपी का यह हश्र होगा इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। ये मैं फ्रैंकली एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, इसलिए थोड़ी छूट ले रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब प्रेडिक्शन करूँगा परफेक्ट करूँगा विथ ऑल द स्टडीज। कोशिश तो कर ही सकता हूँ, तो इसलिए फिर एक बार मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि मेरा प्रेडिक्शन गलत हो गया। आई रिग्रेट अबाउट इट, नॉट रिग्रेट बट वो एक कहने की लैंग्वेज होती है ना, वी रिग्रेट इनकन्वीनियंस, तो उस हिसाब से कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए कर्नाटका में पाकिस्तान का आगाज कैसे हो चुका है देख लेते हैं। कुश्ती, रेसलिंग, आप सब लोगों को पता है, इसमें ना बहुत अलग अलग तरह की पॉलिटिक्स भी होती है। जो लोग पहले कुश्ती देखते थे, जो लोग पहले कुश्ती के फैन हुआ करते थे, मुरीद थे, उनको ये पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से पता हुआ करता था। अगर कोई मैच, कोई कुश्ती खत्म ही नहीं हो रही है और दोनों ही रेसलर्स ये इंतजार कर रहे हैं कि मैच टाई हो जाए और जो किताब है वो दोनों को मिले, तो ये माना जाता था कि उन दोनों के बीच में 60 गांठ है, और ये कयास लगाया जाता था कि उनमें से किसी को भी इसलिए नहीं हारना था क्योंकि उन्होंने मैच को मैनेज कर लिया था। अब वो मैच मैनेज कौन करता था? कुश्ती खेलने वाले स्वयं। अब ये एग्जाम्पल, ये पाकिस्तान का कनेक्शन में कहाँ से आ गया? हाँ, पाकिस्तान के परपेक्ष में ये एग्जाम्पल मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल मैं बीजेपी के परपेक्ष में आपको बता रहा हूँ। बीजेपी की जिस तरह की हार हुई है, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी पार्टी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के कैंडिडेट्स, मुझे इस तरह की बू आ रही है कि वो यही चाहते थे कि कांग्रेस की सत्ता आनी चाहिए। जब ये रिजल्ट्स आ चुके थे, उसके बाद डॉक्टर सुधाकर ने, जो एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए रह चुके हैं, चिकबल्लापुरा से एमएलए थे वो, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे। उन्होंने कहा था कि सिद्धरामैया ने स्वयं कोशिश की थी कि कुमारस्वामी की सरकार गिर जाए। सिद्धरामैया बहुत ही कद्दावर नेता है, ये मानना पड़ेगा हम लोगों को, और उनका एक ड्रॉबैक यह है कि वो किसी और को सीएम पद में देख नहीं सकते, उनका ईगो हर्ट हो जाता है, ये भी उतना ही सही है। और इसलिए कुमारस्वामी को टॉलरेट करना ये सिद्धरामैया को अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए सिद्धरामैया ने हेल्प करी होगी। आज भी रमेश जारकिहोली जी, जिन्होंने वो सरकार गिराई थी, कहते हैं कि सिद्धरामैया, मैं उनको आज भी गुरु मानता हूँ, उनके बारे में मैं कोई भी अपशब्द नहीं बोलूँगा। अगर डीके शिवकुमार के बारे में वो हल्के से बात करते हैं रमेश जारकिहोली, तो सिद्धरामैया के बारे में रिस्पेक्ट से बात करते हैं, और यहाँ पर हम लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली उसी तरह आज की डेट में बीजेपी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं ना, जिनके मन में रहेगा कि नहीं यार, बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही है, हमारे लीडर, हमारे हाई कमांड्स अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हमको पार्टी में ठीक से ट्रीट नहीं किया जा रहा, पार्टी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो एक बार कांग्रेस आ ही देते हैं, उसके बाद इनको पता चलेगा कि हम कैसा काम करते हैं। हो सकता है
इससे अलग भी कोई एक एस्पेक्ट हो सकता है, जैसे कि पैसों का भी एस्पेक्ट हो सकता है, और इस तरह की चर्चाएं चल रही है। इसलिए मैं आज तक जो चिल्लाता था ना कि बीजेपी ठीक से चीज़ों को हैंडल नहीं कर रही है, वो यहाँ पर प्रूव हो जाता है, और इसीलिए बीजेपी चुनाव हार चुकी है। आप प्लीज़ मुझे डांटिए मत, पाकिस्तान का जो आगाज़ है उसके बारे में ही मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये बैकग्राउंड आपको बताए बिना उस चीज़ तक मैं नहीं पहुँच सकता, इसलिए ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा पेशेंस रखिए और सुनिए। तो बात यह है कि कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया था कुछ भी करके इस बार सत्ता में आना ही है। जब रिजल्ट्स आए तो लोगों को लगा कि कांग्रेस ने फेक प्रोमिसेस दिए हैं और उन फेक प्रोमिसेस के बलबूते पर वो सत्ता पर आ चुकी है या फिर उसकी जीत हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप वोट शेयर देखेंगे ना, तो बीजेपी को लास्ट इलेक्शन में कुछ 1,32,00,000 वोट्स मिले थे टोटल कर्नाटका में। इस इलेक्शन में बीजेपी को कितने वोट्स मिले जानते हैं आप? 1,40,00,000। इसका मतलब यह हो गया कि पिछली बार जो वोट मिला था बीजेपी को, उसमें से 8 लाख वोट ज्यादा मिला है, लेकिन फिर भी बीजेपी हार गई। क्यों हार गई? अब इसका बहुत सिंपल रीजन यही है कि मुसलमानों ने बाय डिफॉल्ट मीटिंग करके फतवा मतलब वो परफेक्ट वर्ड है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एक तरह से ऑर्डर निकाल के उनके कम्युनिटी में उन्होंने डिसाइड कर लिया था, सामने वाला इंसान जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो अगर मेरा जानी दुश्मन भी होगा ना, तो मैं वोट उसे ही करूंगा। ये उनके कम्युनिटी में, उनके कौम में एक तरह से चलता है। वो एक डिसाइड करते हैं तो वो फाइनल हो जाता है, और उसमें वो सक्सेसफुल हो गए। और इसलिए 60 से 70 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सिर्फ 1,000 के मार्जिन से जीत के आए हैं। वहां पर मुसलमानों का वोट बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो चुका है, इस चीज को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। और ये कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं उनके साथ बैठ के डिसाइड कर लिया था। कांग्रेस पार्टी ने जैसे बाकी चीजों को मैनेज किया था, वैसे जो लोग वहां पर लीड कर रहे थे कांग्रेस में, उनको लगा होगा कि हमको मुसलमानों से बात करनी चाहिए, मुसलमानों के जो लीडर है, लीडरान है, उनसे बात करनी चाहिए। बात की होगी, मीटिंग्स हुए होंगे, और उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा, ठीक है भाई, हम आपको जिताएंगे, आप हमको कुछ दे देना। ये उनका पीछे हो चुका होगा। अब मैं पाकिस्तान का एंगल यहाँ पर लेके आऊं, इससे पहले बीजेपी के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जो मैं हमेशा कंप्लेंट करता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में क्लैरिटी है कि वो हिंदुओं के साथ नहीं है, वो मुसलमानों के साथ है, और इसलिए उन्होंने डेयरिंग करके मैनिफेस्टो में लिखा कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। यही पर शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के जो संगठन होते थे, मुसलमानों का जो एक ग्रुप होता था, उनके साथ इनका टाइप हो चुका है। उनको खुश करने के लिए कांग्रेस ने ये वाला जो एक सेंटेंस है कि बजरंग दल हम बैन कर देंगे, ये लिख दिया। ठीक, वैसे वो क्लैरिटी के साथ बीजेपी हिंदुओं के साथ क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवाल यह है कि एट द एंड ऑफ द डे मुसलमानों की संख्या की तुलना में हिंदू तो बहुत ज्यादा है ना, आज भी हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो अगर जैसे कांग्रेस और मुसलमानों के बीच में रिश्ता है, वैसा रिश्ता बीजेपी और हिंदुओं में क्यों नहीं है? क्यों हिंदुओं का वोट कट जाता है? क्यों हिंदुओं का ज्यादातर वोट बीजेपी को नहीं पड़ता? इन सवालों के जवाब बीजेपी को ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन बीजेपी को ना हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए, मतलब वोट तो चाहिए, लेकिन वो हिंदुओं के पक्ष में नहीं है। उनको कांग्रेस जैसी पार्टी बननी है, लेकिन कांग्रेस जैसे लाइन लेती है ना, एक स्टैंड लेती है ना, वैसे स्टैंड नहीं लेना है। उनको सेक्युलर रहना है, और जो लोग सेक्युलर कहते हैं ना, वो एक्चुअली पक्षपात करते हैं। यहाँ पर बीजेपी पक्षपात नहीं कर रही है, मतलब यहाँ पर बीजेपी हिंदुओं को फेवर नहीं कर रही है। अगर आपको लग रहा है कि हिंदुओं को फेवर, बिल्कुल नहीं कर रही है। वो सब लोगों को समान दृष्टि से देख रही है। जैसे गांधी जी को था, गांधी जी को एक था कि कोई भी मेरा शत्रु भी अगर आता है तो वो भी मुझे अच्छा ही कहे। वो एटीट्यूड आज बीजेपी में है, आरएसएस में है, मोदी जी में है। वो कहते हैं कि हमारे शत्रु भी हमारे बारे में अच्छा ही कहे, सब लोग हमारी बात ही सुने। एक बार मोहन भागवत जी ने कहा था, हिंदुओं का क्या हमने ठेका ले रखा है? देखिए, विश्व में तो यही कहा जाता है ना, आरएसएस हिंदुओं का संगठन है और ये विश्व में सबसे बड़ा संगठन है। तो इन्होंने हिंदुओं का ठेका नहीं लिया तो किसने लिया? अगर इनको कोई क्रॉस क्वेश्चन करने जाए तो वो इतना रूड बात करते हैं। क्या आपको ग्राउंड लेवल पर काम करके आदत है? एक बार ग्राउंड लेवल पर जाके देखो, फिर आपको पता चलेगा। ऐसे जवाब देते हैं।
यार ग्राउंड लेवल पर जाके लड़ने का काम तो आपका है ना, वो जिम्मेदारी हमने आपको दे दी है और इसीलिए हम आपको सपोर्ट करते थे, लेकिन वो काम आप नहीं कर रहे हो। और इसलिए मुसलमानों का वोट बटा नहीं, कटा नहीं, वो एकजुट रहा, वो कांग्रेस को चला गया। लेकिन हिंदुओं का वोट जो था वो कंसोलिडेट हो चुका था, वो अलग अलग पार्टीज में बढ़ चुका था और इसलिए बीजेपी नहीं जीत पाई। इट्स अ फैक्ट, ठीक है। अब मैं पाकिस्तान वाले मुद्दे पर आता हूं। जब ये सब हो गया, रिजल्ट्स आ गए 13 तारीख को, तो 14 तारीख को जो मुसलमान कम्युनिटी के लीडर कहलाते हैं खुद को, वो एक प्रेस मीट लेते हैं और प्रेस मीट लेकर क्या बोलते हैं, हमको कांग्रेस गवर्नमेंट में एक डिप्टी सीएम चाहिए और 5 अलग अलग दूसरे खाते चाहिए, जिनमें एक होम मिनिस्ट्री कंपलसरी, एक एजुकेशन वाला चाहिए, दूसरा रेवेन्यू वाला चाहिए। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। अब यहां पर ये जो प्रेस मीट थी, उसी प्रेस मीट को मैं कह रहा हूं कि ये एक नया पाकिस्तान का आगाज है। जब 1910 या 1920 में पाकिस्तान की डिमांड धीरे धीरे उभर के आ रही थी ना, वो जो बीज था ना, वो इसी तरह से शुरू हुआ था। 2 नेशन थियरी जो हम कहते हैं वो यही है। आपको लगता है 2 नेशन थियरी मतलब एक पाकिस्तान एक भारत, ऐसा नहीं है। 2 नेशन थियरी का मतलब ये था, आप स्टडी करके देखिए, अंडरलाइन करके आराम से बता रहा हूं। 2 नेशन थियरी का मतलब यह है कि एक ही देश में 2 प्रधानमंत्री रहेंगे, एक हिंदुओं का एक मुसलमानों का, और इसी तरह से पूरा मंत्रिमंडल डुप्लीकेट रहेगा, एक हिंदुओं के लिए एक मुसलमानों के लिए। राष्ट्रपति 2 रहेंगे, हर जगह पर 2-2 चीजें रहेगी। जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, हर चीजों में 2-2। कितना कंफ्यूजिंग था, लेकिन ये डिमांड थी मुस्लिम लीग की, जो कि अनएक्सेप्टेबल थी, और इसलिए उनको कंप्रोमाइज करना पड़ा कि अभी आप एक काम करिए, पाकिस्तान ले लीजिए, आपका खुद का स्टेट आप बनाइए। तब वोटिंग हुआ था। आज जो केरला में मुसलमान रहते हैं, कर्नाटका में रहते हैं, आंध्र प्रदेश, सब लोगों ने वोट किया था कि हाँ हमको अलग देश चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने वोट किया वो भारत में ही रह गए, क्योंकि उनको उनकी जायदाद छोड़ के उधर रिलोकेट होना पॉसिबल नहीं था और इसलिए वो यहीं पे रह गए। लेकिन एग्जैक्टली इसके अगेंस्ट पाकिस्तान से हिंदुओं को खदेड़ने का काम उस दिन से शुरू हो चुका था, जो कि आज तक जारी है, आज तक जारी है। इट्स अ फैक्ट। और यही चीज आज हो रही है। देखिए, अगर पर्दे के पीछे कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लोगों में मीटिंग हुई थी, डील हुई थी, तो वो बात पर्दे के पीछे ही रहनी चाहिए थी ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेस मीट ले ली। उन्होंने कहा उस प्रेस मीट में आप जाके देखिए, मैं काम करता हूं, उस प्रेस मीट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप प्लीज जाकर वो प्रेस मीट एक बार देख लेना। एक ही बात बार बार दोहरा रहे हो लोग। उन्होंने क्या कहा, गिव एंड टेक की पॉलिसी होनी चाहिए। सिर्फ गिव करना ये कैसे हो सकता है, टेक भी तो करना पड़ेगा। ये वर्ड्स हैं उनके, मैं मेरे दिल का एक भी वर्ड इसमें मैं ऐड नहीं कर रहा। भारत का कल्चर कहता है हम कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं, हम कुछ लेने के लिए नहीं करते, हम इसलिए करते हैं क्योंकि करना ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें सिखाया गया है, दिस इज आवर डिसिप्लिन। लेकिन वो ना हक की बात करते हैं। जहां हक की बात आती है वहां क्या होता है पता है आपको, वहां पर दीवार खड़ी हो जाती है। जहां पर हक की बात आती है वहां टुकड़े हो जाते हैं। अब 2 भाई है, उसमें एक भाई अगर कहे कि ये मेरा घर है, इस पर मेरा अधिकार है, दूसरा भाई कहेगा कि नहीं यार ये मेरा भी तो घर है, मेरा भी तो अधिकार है। तो इसका सलूशन क्या होता है, ठीक है 2 कमरे आप ले लो, 2 कमरे आप ले लो। यही तो आज हो रहा है ना। वो आज क्या कह रहे हैं, 88 to 90% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है और इसलिए उनको क्या चाहिए, डीसीएम पद चाहिए, इसलिए उनको क्या चाहिए, होम मिनिस्ट्री चाहिए, उनको रेवेन्यू मिनिस्ट्री चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके कम्युनिटी ने कांग्रेस को वोट किया है। 9 एमएलए उनके जीत के आए हैं, 15 ने इलेक्शन लड़ा था, 15 ने कॉन्टेस्ट किया था, 15 में से कितने चुन के आए हैं, 9 चुन के आए हैं। तो उनका कहना है कि हमारा शहर है, हमको ये भागीदारी मिलनी चाहिए। जब इस्लामिक तरह से, इस्लामिक कल्चर से शासन होता है तो क्या होता है, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके सामने पाकिस्तान और बांग्लादेश का एग्जाम्पल है, वो आप देख सकते हैं। खैर, यहाँ पर आज वो सिर्फ वोट की बात कर रहे हैं। इनकी लोक संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है ना। जिस दिन इनकी लोक संख्या इतनी बढ़ेगी कि वो हक से बात कर पाएंगे, उस दिन वो आएंगे,
इसी तरह से प्रेस मीट होगी, वो कहेंगे हमारी कम्युनिटी इतनी है, आप लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हो, हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, इसलिए हमको दूसरा देश चाहिए। हमने डिसाइड कर लिया है कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये सब मिलाकर वहाँ पर पाकिस्तान 1 था, अब हम पाकिस्तान 2 चाहते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, और ये वो बहुत आसानी के साथ कह सकते हैं। उनके दिमाग में ये स्क्रिप्ट रेडी भी हो सकती है, और अगर उन्होंने ऐसा सोचा है तो वो आपका भाग्य समझ लीजिए। जहाँ तक मुझे लगता है उनकी तैयारी ये है कि वो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट की तरह चलाना चाहते हैं। और अगर कोई शासन इस्लामिक स्टेट की तरह चलता है तो क्या होता है, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अफगानिस्तान चले जाइए। मैं इसलिए व्यथित नहीं हो रहा कि मैं हिंदू हूँ, मैं इसलिए व्यथित नहीं हो रहा कि जब इस्लामिक शासन आएगा तो हिंदू धीरे धीरे कम होने लगेगा और हिंदू खत्म हो जाएगा। मैं इसलिए चिंतित नहीं हो रहा हूँ। अगर हिंदू के जाने के बाद मुसलमान लोग अमन और चैन से रहते तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। लेकिन फैक्ट तो यही है ना कि जहाँ पर इस्लामिक रूल है, जहाँ पर इस्लामिक तरीके से शासन चलाया जाता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा दंगा फसाद, अलग अलग चीज़ें होती है, जिसे हम आतंकवाद कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये तो आप विटनेस ही कर रहे हो ना, या ये भी गलत बोल रहा हूँ मैं? विटनेस कर रहे हो ना आप। और इसलिए हमारे देश को बचाना बहुत ज़रूरी है। पूरा जगत इनके कब्जे में एक तरह से आ ही चुका है, आप कह सकते हैं। कनाडा में कनाडा का कुछ नहीं चलता। कनाडा में चलता है तो खालिस्तानियों का चलता है या फिर इन लोगों का चलता है। कनाडा में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान से वहाँ पे जो लोग रिलोकेट हुए ना उनकी है। वहाँ पर जाके एक बार स्टडी तो करने की कोशिश करिए कि आज कनाडा की क्या अवस्था है। और इसलिए हिंदुस्तान को बचाना बहुत ज़रूरी है। और ये बचाने का काम, ये बचाने की जिम्मेदारी एक तरह से हम लोगों ने बीजेपी को छोड़ी थी, जो बीजेपी ठीक से नहीं निभा रही है। और इसलिए हम बीजेपी से नाराज़ है। बीजेपी को, आरएसएस को और मोदी जी को उनकी आइडियोलॉजी बदलनी ही पड़ेगी। उनको प्रो हिंदू होना ही पड़ेगा। उनको खुल के कहना पड़ेगा, हाँ गांधी जी ने गलती करी थी, हाँ गांधी जी इस तरह से नंगे सोते थे लोगों के, लड़कियों के साथ जो उनसे 1/4 भी नहीं थी उम्र में। हाँ गांधी जी ने इस तरह से कस्तूरबा के माथे पर जो मल होता है उसकी टोकरी दी थी उनको पनिश करने के लिए। उन्होंने जो मतलब कितने मिस्टेक्स मैं गिना हूँ, ये सब कभी ना कभी आरएसएस को भी मानना पड़ेगा, बीजेपी को भी मानना पड़ेगा और मोदी जी को भी मानना पड़ेगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और आज का पॉडकास्ट में ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ कर्नाटका में बीदर में एक पद्मश्री विजेता है जिनको हाल ही में पद्मश्री का अवार्ड मिला है। उनका भी इंटरव्यू मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप प्लीज़ जाकर वो इंटरव्यू देखें। वैसे मैं लल्लन टॉप को प्रमोट नहीं करना चाहता, लेकिन वो इंटरव्यू लल्लन टॉप वालों ने लिया है इसलिए मैं वो यहाँ पर दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने 60,000 रुपीज़ खर्च करके कांग्रेस के गवर्नमेंट में वो पुरस्कार उनको मिले इसलिए अप्लाई किया था, लेकिन उनको रिप्लाई तक नहीं मिला। लेकिन जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अप्लाई करना छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगा कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, वो तो मुसलमान है, तो मुसलमानों को अगर कांग्रेस ने नहीं एंटरटेन किया तो बीजेपी कैसे एंटरटेन करेगी। इसलिए उन्होंने अप्लाई करना छोड़ दिया और उन्होंने अप्लाई नहीं किया, फिर भी उनको अवार्ड दिया गया। उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया है अवार्ड के लिए, लेकिन फिर भी उनको अवार्ड दिया गया। अब यहाँ तक ठीक था, लेकिन वो मुसलमान बुढ़ा कह रहा है पद्मश्री विजेता। इसके लिए मैं मोदी जी को थैंक्स तो कहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मोदी जी ने मुझे अवार्ड दिया। इसके बदले में मैं 1 वोट दूंगा। कितना? सिर्फ 1 वोट मैं दूंगा, बाकी का मुझे पता नहीं है। ये वो क्लियर कट कह रहा है। अगर हमारे जैसा इंसान होता ना, और अगर मान लीजिए अक्षय कुलकर्णी को कांग्रेस ने पद्मश्री दे दिया होता तो मैं कांग्रेस 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 कहता। उसने ऑन कैमरा बता दिया कि मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं करूंगा। आप कैमरे के पीछे बताइए तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बात नहीं करूंगा। एक बार मैं बीजेपी को वोट दे सकता हूं, उसके बाद मैं उसको वोट नहीं दे सकता। ये उनकी कमिटमेंट है। उनके लिए मजहब से ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ, आपने मुझे पद्मश्री दिया, मैं 1 वोट आपको दे दूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा और आपका रिश्ता नहीं है। ये रिएक्शन मुसलमानों की है, लेकिन बीजेपी को ये समझ में नहीं आ रहा। फिर भी बीजेपी चाहती है कि मुसलमान उनके साथ जुड़े, जो कि इस जिंदगी में नहीं होगा। ये अक्षय कुलकर्णी को समझ में आ रहा है, तो आरएसएस को क्यों नहीं समझ में आ रहा? बीजेपी को क्यों नहीं समझ में आ रहा? मोदी जी को क्यों नहीं समझ में आ रहा? मुझे पता नहीं।
लेकिन जब से मैंने वो वाली प्रेस मीट देखी है जहां पर मुसलमानों के लीडर्स ये कह रहे हैं कि उनको डीसीएम पद चाहिए और बाकी के 5 मिनिस्ट्रीज चाहिए, तब से मेरी नींद उड़ चुकी है। ये दिन आप इतिहास में लिख के रखना, ये एक तरह से अलग देश बनने की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। इस बात को आप कितना सीरियसली लेते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। अगर आपको लगता है मेरा विश्लेषण अच्छा है तो इस विश्लेषण को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में प्लीज़ मेरी मदद करिए, मेरे देश को बचाने में मेरी मदद करिए, मेरे धर्म को बचाने के लिए मेरी मदद करिए। मैं एक सच्चा सनातनी हूँ। सनातन धर्म बचेगा तो विश्व बचेगा, या फिर विश्व में वही होगा जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है। अगर विश्व को बचाना है तो आप मेरी मदद करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज मैंने बहुत ज़्यादा बात करी है, करीब 21 मिनट बात करी है मैंने, 20 मिनट से ज़्यादा ले लिए, क्योंकि विषय बहुत गंभीर था, इसलिए मैं आज कंप्रोमाइज़ नहीं कर सका टाइम के साथ। खैर, यहाँ पर मैं आज रुक रहा हूँ, फिर आऊँगा आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक आप लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल एंड वंदे मातरम। जय हिंद, नमस्कार।